मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, यानी फरवरी 2022 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। फरवरी 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप इन दिनों को कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे, यानी इन दिनों में आप कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके पास जितने भी नोट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, फेयर होंगे, तो उनको रीड करना है, उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, उनको रिवाइजिंग करना है। और जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सारी चीज को पढ़ना है, वो सभी चीज को क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका सिलेबस के अंदर से ही होगा, सिलेबस से बाहर नहीं होता, सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है। जो आप पढ़े हैं, जो आपके पास नोट्स है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप लोग शांत दिमाग से क्या करेंगे, सभी को रिवाइजिंग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं हर एक चीज को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और 2022 में 100% चांस बनते हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का ये जो क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो और ग्रो होता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। ये चीज मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है कि एडम स्मिथ जो थे वो अर्थशास्त्र के पिता माने जाते थे। ठीक है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की तरफ से, इसलिए आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मिस्टेक होता है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। ऊपर बजट रेखा, यानी ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बजट रेखा जो होती है वह एक्स वक्र को काटती है या फिर एक्स वक्र को छूती है या फिर एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती। बिल्कुल, वो एक्स एक्सिस को एक्स वक्र को छूने का कार्य नहीं करती है उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर जो बजट रेखा होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। कौन सा बाजार, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर में कितने प्रकार के बाजार होते हैं, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, द्विअधिकार बाजार या फिर प्रतियोगिता बाजार और प्रतियोगिता बाजार, ये सारा चीज आप लोगों को क्लियरली पढ़ा दिए हम। ठीक है, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। यानी किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य तथा अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो एकाधिकार में भी, एकाधिकार बाजार में किसी एक विक्रेता का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये दोनों में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं। कौन सी रीतियां हैं, 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया है आपका। कुल आगम और कुल लागत, सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कुल आगम और कुल लागत रीति और सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं, ये दोनों रीतियां होती हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा। देखिए कीमत में हल्का सा चेंजिंग आता है, उतार चढ़ाव आया तो उसमें पूर्ति यानी सप्लाई में क्या हो जाता है कि ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो पूर्ति का जो स्वरूप होगा उस समय क्या होगा। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो वो लोचदार हो जाता है, क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी बन जाती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, चूंकि क्यों होती है। कि यहाँ तो आपको कारण नहीं दिया, सीमांत प्रतिस्थापन दर ये भी नहीं होगा। उसके बाद होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर हास्यमान या फिर सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। हम लोगों ने पढ़ा है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो शामिल होती है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, बिल्कुल इनमें से सभी, यानी एक व्यक्ति के, एक उपभोक्ता के, उनकी क्या आर्थिक क्रियाकलाप है, उनकी क्या एक्टिविटी है, उनके क्या बिहेवियर है इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारे चीज का जो स्टडी किया जाता है उसमें किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन करा के अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये बात जो कही थी ये बात किसने कही थी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, चयन का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, सॉरी तर्कशास्त्र है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये बात किसने कहा, रॉबिन्सन ने कहा। रॉबिन भी क्या है, रॉबिन्सन भी क्या है, एक अर्थशास्त्री है फेमस। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, 2019 में एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो होता है ना, ये होता है औसत स्थिर लागत वक्र। क्या होता है, औसत स्थिर लागत वक्र होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि यदि मांग वक्र QD बराबर 400 - 2P हो तो पूर्ति वक्र QS बराबर 100 + P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। ठीक है, ये आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो संतुलन मूल्य और मांग, संतुलन मूल्य और मांग यानी बैलेंस जो प्राइस होगा और मांग जो होगा यानी डिमांड जो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 और आपका हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका 10 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वह मांग की लोच जो यानी इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 11th का जो करेक्ट सूझेगा उसकी इलास्टिसिटी जो निकलती है वो 0 के बराबर, शून्य के बराबर निकलती है। क्या? शून्य के बराबर निकलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 12 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घटती है तो बजट सेट क्या होगा। सही बात है, किसी वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो बजट सेट क्या होगा। 12th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बजट सेट। देखिए बजट सेट जो होता है लोगों का कितने पास आय है, लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो बजट सेट भी बड़ा होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो बजट सेट ज्यादा होगा। यानी लोगों के पास कितना पैसा है इस चीज पर डिपेंड करता है कि किसी देश का जो बजट होगा उसका जो सेट का साइज होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए यह वस्तु की कीमत घट रही है तो जाहिर सी बात है जब वस्तु की कीमत घटेगी तो आदमी जो वस्तु खरीदेंगे तो उनका पैसा बचेगा, जब उनका पैसा बचेगा तो देश का बजट बढ़ेगा। तो बजट क्या होता है उस टाइम बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घटती है तो बजट सेट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाइए। देखिए 2019 में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट होती है तो आपको ग्राफ पूछा गया है। तो इसमें ग्राफ के अनुसार जो दिखाया गया है तो वो क्या होगा, तो मूल्य, वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। वस्तु का मूल्य और क्रय की मात्रा, मूल्य भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगा उसका, ठीक है, प्राइस भी बढ़ेगा और उसका क्रय भी बढ़ेगा, यानी सेलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका सेलिंग भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं हर पॉइंट पर होती है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। तो हर पॉइंट पर जो होती है वो इलास्टिसिटी का मान 1 होती है, यूनिट होती है, इकाई, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, सीमांत आगम जिसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, एवं मूल्य यानी प्राइस के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हम जानते हैं कि विक्रेता और क्रेता जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सबको हर चीज का ज्ञान मालूम होता है, कौन सा चीज कितना रुपए में, कितना कीमत में बेची जा रही है, कौन सा चीज कितना रुपए में खरीदी जा रही है, ये सारा चीज सबको मालूम होता है। और आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है क्रेता और विक्रेता, या फिर जो व्यवसाय होते हैं या फिर जो फर्म होते हैं उन दोनों के बीच, यानी बहुत सारे फर्म होते हैं उन सभी के बीच क्या चलता है, कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो यहाँ तीन चीज में जो है आपका AR, MR और P, तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, तो रिलेशन जो उसमें होता है ना वो होता है आपका P बराबर AR बराबर MR, ठीक है। ये तीनों आपस में बड़ा हो जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और हाँ, मैं बता देता हूँ, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, अगर जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है आपको समझ में, मैं तो समझा रहा हूँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जो समझ में नहीं आया वो क्या याद रखेंगे, ऐसा नहीं करना है, पूछ दिए जाएंगे सेम टू सेम, तो क्या करेंगे उस टाइम आप, ठीक है। तो कम से कम आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके उसका आंसर तो याद रख सकते हैं ना, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार देखिए उनको, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उस टाइम क्या करेंगे, एक बार देख लेते तो ये क्वेश्चन देखे थे बट उनका आंसर याद नहीं है, क्यों याद नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं करना है एग्जाम हॉल में जाकर के, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए 16 क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य, ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो उनका जो वर्क होगा वो क्या होगा। देखिए संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी कौन है। देखिए उद्यमी जो कौन है, उद्यमी का मतलब होता है साहसी यानी हिम्मत वाला। अब हिम्मत वाला कोई जो जिसमें जान नहीं है वो तो नहीं होगा ना, जिसमें जीवित है, यानी आदमी क्या है, या आदमी जो है ना वो उद्यमी कहलाएंगे। आदमी यानी जो बिजनेसमैन होगा, जो फर्म का मालिक होगा वो क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा। तो उद्यमी के रूप में वो क्या क्या कार्य करेंगे, संसाधनों को इकट्ठा करेगा, बिल्कुल संसाधन को इकट्ठा करेगा तभी कच्चा माल वगैरह खरीद के लाएगा, उनको इकट्ठा करेगा तभी फर्म चलेगा। उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, बिल्कुल आदमी का जो फॉर्म मालिक होगा, जो उद्यमी है यानी जो साहसी है, उसको हिम्मत है कि नहीं हम जो फॉर्म खोल रहे हैं हमको फायदा होगा, कोई घाटा नहीं होगा, वो उनका कार्य है। उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, कहाँ क्या उत्पादन कैसे क्या किया जाए। उत्पादन के खतरे को वहन करना, बिल्कुल जो खतरा अगर घाटा वगैरह हो जाए बिजनेस में, यानी उत्पादन फॉर्म खोल दिया लेकिन बिजनेस नहीं चला, यानी उत्पादन इतना नहीं हुआ और घाटा सहना पड़ेगा, उत्पादन के खतरे को वहन करता है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन काफी सिंपल है, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट होगी, दाहिनी ओर, तो ये जब 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जो कंडीशन पूछा गया, तो जब तभी होगी जब प्रौद्योगिकी प्रगति में होगी, प्रौद्योगिकी प्रगति में होगी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, ये भी 2019 में पूछा जा चुका है। तो संसाधन भूमि के अंतर्गत जो नहीं रख सकते हैं वो मशीन, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नदी जंगल और खदान ये सब क्या है, संसाधन, भूमि संसाधन है ना, भूमि संसाधन है। अब मशीन जो है वो एक प्रकार का एक तरह से मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा फॉर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त क्या है। अल्पकाल में यानी अल्पकाल शॉर्ट टाइम में, तो उसकी जो शर्त होती है क्या होती है कि सीमांत आय और सीमांत लागत आपस में बड़ी होनी चाहिए। सीमांत आय यानी मार्जिनल एक तरह से आय यानी इनकम, और जो होता है आपका सीमांत लागत यानी मार्जिनल जो एक तरह से लागत होता है, कॉस्ट होता है एमसी, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि कुल उत्पादन इकाई एक x1 इकाई पर माइनस कर दे कुल उत्पादन x1 - 1 इकाइयों पर की परिभाषा है। ये भी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो इसका परिभाषा, ये किसका परिभाषा दिया गया है, ये जो परिभाषा ये आपका परिभाषा कुल उत्पादन की परिभाषा, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट की परिभाषा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21, अल्पाधिकार बाजार में है। अल्पाधिकार बाजार में 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, तो अल्पाधिकार बाजार में अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, कुछ, तो कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब देखिए बाजार मूल्य जो मार्केट प्राइस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस एमपी बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस का जो रिलेशन पाया जाता है अस्थायी या फिर अस्थायी मूल्य, अति अल्पकाल, सामान्य काल या फिर इनमें से सभी। तो 22 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अति अल्पकाल यानी कुछ समय के लिए। आगे पीछे रेंज आगे पीछे चलते रहता है ना, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। मूल्य बाजार मूल्य का संबंध होता है अति अल्पकाल से, शॉर्ट टाइम के लिए। कभी बाजार का जो कीमत होगा किसी वस्तु का काफी हाई हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा कुछ ही समय में। तो अल्पकाल यानी अल्पकाल का उसका रिलेशन होता है। हम कहते हैं कि कुछ देर के मेहमान हैं हम, फिर आगे चल जाएंगे, फिर कभी पीछे चल जाएंगे, ठीक है। यही चीज होता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 काफी सिंपल क्वेश्चन है। किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों पाया जाता है किस प्रकार की बाजार में, ये सारा जो आपका प्रकार दिया है। तो ये जो होते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है। ठीक है, ये तो भारत के रहने वाले थे ना। कहां के रहने वाले थे, ये भारत के रहने वाले थे। अगर डॉक्टर महबूब उल हक बोलते तो वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। और डॉक्टर महबूब उल हक और प्रो अमर्त्य सेन के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती है। डॉक्टर महबूब उल हक ने ही पहला एचडीआई रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है, यानी एचडीआई रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी द्वारा हर साल जारी किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें 4 जो कथन दिया गया है, तो 4 में से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करके निकालना है 25 नंबर क्वेश्चन में। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, यानी उत्पादक का मतलब कौन होगा, जो उत्पादन करता है। उत्पादन कौन करता है, जो फर्म का मालिक होता है। श्रम का मतलब होता है मजदूर, तो फर्म का मालिक ही ने मजदूर का मांग करता है कि इतना मजदूरी चाहिए हमको, इतना मजदूर लेके आओ, इतना लेबर लेके आओ। तो श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। बिल्कुल, जो फर्म के मालिक होंगे, उत्पादक होंगे, वही श्रम का मालिक तरह से श्रम की मांग करेगा, लेबर का डिमांड करेगा, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, ठीक है। उसके बाद श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर है। बिल्कुल, यानी उत्पादकता जितनी होगी, जितना ज्यादा उत्पादकता होगा, यानी जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा, ज़्यादा अगर वस्तु का उत्पादन किया जाएगा फैक्ट्री में, ये फॉर्म में, तो वहाँ उत्पादक के जो मालिक होगी, जो फैक्ट्री के मालिक होंगे, तो वो श्रम को ज़्यादा मांग करेगा, ज़्यादा मंगाएगा, ज़्यादा मजदूर लेके आओ, ज़्यादा काम करवाएंगे, ठीक है। तो श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है। ज़्यादा सामान उत्पादन करेगा तो ज़्यादा श्रमिक लगेगा, ज़्यादा कम सामान अगर उत्पादन करेगा तो कम श्रमिक लगेगा, ठीक है। श्रम की सीमांत उत्पादकता की उसकी अधिकतम मजदूरी है। बिल्कुल, यानी सीमांत का मतलब सीमा के अंत पर, यानी लास्ट हाई रेंज ऊपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर उसी को क्या बोलेंगे, श्रम की सीमांत उत्पादकता, उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस आपका राइट हो जाएंगे। इनमें से सभी कथन यानी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26। क्वेश्चन पूछा गया है कि लगान है, तो लगान का फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो लगान जो होता है वो क्या होता है, तो लगान जो होता है ना, वास्तविक लगान में घटा देंगे हस्तांतरित आय, हस्तांतरण आय को अगर घटा देंगे तो वो क्या निकल जाता है, लगान निकल जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, अब देखिए आपको कंडीशन फॉलो करना है, यानी जहां बिंदु का निर्धारित कहां हो जाए, मतलब सबसे ज्यादा निर्धारण होगा, तो वो कंडीशन में जब मांग की वस्तु यानी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जब बराबर हो जाती है, तब बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। जब एक तरह से बैलेंस की सिचुएशन में आ जाता है, वस्तु का डिमांड और वस्तु का पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, यानी डी बराबर एस हो जाएंगे, तब उस स्थिति में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर समक्ष पूछा गया है कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन संघटक है, ठीक है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन संघटक, लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी। बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए किसी चीज की अगर कीमत अगर मतलब होगी, अगर किसी चीज का जो कीमत निर्धारण होता है, मान चलिए कोई गुड्स है, उसका रुपया 10 रुपया, तो अगर उसमें ज्यादा अगर 10 रुपया से ज्यादा लागत लगेगा, लगान ज्यादा लगेगा उनको बनाने में, तो उसका उसके हिसाब से होगा ना। यानी अगर जितना लगान होता है उससे प्लस बेचा जाता है। अगर कोई वस्तु 10 रुपया में बिक रहा, तो जाहिर सी बात है इसको बनाने में इसका लगान जो होगा 10 रुपया से कम होगा, तभी
अभी उसमें लगान में अपना प्रॉफिट जो होता है वो सबको जोड़ करके फाइनल प्राइस फिक्स की जाती है, तो लगान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी साधन कीमत निर्धारण का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मजदूरी कितना लगा नहीं लगा उस वस्तु को बनाने में, वो भी चीज उसमें जोड़ करके ऐड कर दिया जाता है। तब उसके बाद क्या होता है कि ब्याज यानी इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो तीनों के तीनों जो होता है वह साधन कीमत के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संघटक है, मतलब फैक्टर है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, निजी आय यानी प्राइवेट इनकम जो होता है ना, उसी को बोलते हैं कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी निवल का मतलब तो शुद्ध यानी प्योर, यानी इनकम, प्योर इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। यानी एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, नेट, इनको नेट बोलते हैं ना, हाँ नेट इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो सम्मिलित किया जाता है वो सम्मिलित किया जाता है अंतिम वस्तुओं को बिल्कुल, इसको भी मध्यवर्ती वस्तुओं को बिल्कुल, उपभोग वस्तुओं को तीनों, हाँ बिल्कुल तीनों को क्या हो जाएगा, तीनों को नहीं किया जाता ना, तीनों को नहीं किया जाता। देखिए सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ जो होता है कोई वस्तु आपका सम्मिलित नहीं होता, अंतिम वस्तु भी फाइनल, और मध्यवर्ती वस्तु तो होगा ही नहीं, तो क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का गिनती जो होता है वो आगे आ जाता है उपभोग की वस्तु में। तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 31 कि कह रहा है कि राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण आपका दिया गया है। तो ये जो समीकरण है ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये समीकरण आपको बता रहा है कि ये समीकरण में आयत व्यय माइनस निर्यात राजस्व को, या फिर व्यापार घाटे को, या फिर बजटीय घाटे को, या फिर ए और बी दोनों। तो 31 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आयात व्यय माइनस निर्यात और राजस्व, और बी में क्या है कि व्यापार घाटे, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 32 समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा क्या है, बहुत बड़ा एक तरह से क्षेत्र है अर्थशास्त्र के, जिसमें हर एक टर्म का अध्ययन किया जाता है। जीएनपी हो, एनएनपी हो, एनआई हो, या फिर जीडीपी हो, जितने सारे टर्म्स होते हैं, जितने बारे नेशनल लेवल पर जितने सारे इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े बड़े फैक्टर होते हैं, जितने सारे विषय होते हैं, वो सारे चीज का जो स्टडी किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा एक अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र इसके सामने एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा आपका क्या, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी व्यापार चक्रों का सिद्धांत, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, आर्थिक विकास का प्रिंसिपल, व्यापार यानी बिजनेस वाला प्रिंसिपल, और सामान्य कीमत और कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का जो जितना भी प्रिंसिपल है, ये सारे चीज का स्टडी आपका समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 33 अर्थशास्त्र में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में तेजी और मंदी की जो समस्या होती है ना, इसको एक स्पेशल वर्ड से पुकारा जाता है, व्यापार चक्र, क्या हो जाएंगे व्यापार चक्र, या फिर मंदी, या फिर मुद्रास्फीति, या फिर इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस नहीं होंगे, ऑफ का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यदि अर्थशास्त्र में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी। अर्थव्यवस्था की कुल बचत क्या है, जितने लोगों की बचत होती है अर्थव्यवस्था में, कुल बचत किसको बोलेंगे, लोगों का जितना बचत होता है वही सबका एडिशन होता है, लोगों के पास कितना पैसा बचा हुआ है वो सबको ऐड कर दो, जितना होगा टोटल उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र का कुल बचत। तो अर्थशास्त्र का कुल बचत बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, अगर सभी लोग का पैसा बचेगा, सभी लोग का बचत बढ़ेगा, उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो अर्थशास्त्र की कुल बचत बढ़ेगी। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर जाएंगे, वृद्धि होगी। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सामान्य कीमत स्तर पर में, यानी सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सफीती, मुद्रक गुणक, या फिर अपसफीती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सफीती, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 अर्थशास्त्र के संतुलन की शर्त है, अर्थव्यवस्था की जो संतुलन की जो शर्तें होती है, जो भी उसका कंडीशन है वो क्या है। तो इसमें जो कंडीशन होता है ना वो समस्त मांग और समस्त पूर्ति बराबर होनी चाहिए, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। टीडी इज इक्वल टू टीएस, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्तें यही होती है। ये जब बराबर हो जाएगा तब हम उस टाइम क्या बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो बैलेंस सिचुएशन में है, यानी असंतुलन वाला स्थिति में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो वस्तु की क्या होनी चाहिए, तो सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, मूल्य के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं।
समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं, ये 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो समसीमांत उपयोगिता को जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं, गोसेन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन नियम बोलते हैं। दोनों आपका ऑप्शन बी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 दिया गया है, 0.5 दिया गया है, तो वस्तु की जो मांग होगी वो क्या होगी, लोचदार, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार, सापेक्षिक लोचदार या फिर पूर्णतः बेलोचदार। तो उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी आपको पूछा गया, तो उसकी जो इलास्टिसिटी हो जाएगी सापेक्षिक बेलोचदार, क्या हो जाएगी, सापेक्षिक बेलोचदार, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है कि निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। विच एक तरह से जो विधि है मांग की लोच, यानी तो एक तरह डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने का एक प्रोसेस नहीं है, विधि नहीं है। तो यहाँ जो विधि नहीं हो जाएंगी, ये आय प्रणाली नहीं होता, बाकी प्रतिशत विधि, कुल व्यय प्रणाली, उसके बाद बिंदु विधि से किसी भी मांग की लोच को हम माप सकते हैं, लेकिन ये आय प्रणाली उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है। यह 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मांग की लोच को जो प्रभावित करता है, वस्तु की प्रकृति बिल्कुल ये करता है, वस्तु की विविध उपयोग यानी अलग अलग उपयोग ये भी करता है, समय तत्व तो बिल्कुल, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 42 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष कहा गया है कि सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका था। इसे क्या कहते हैं, तो इसको जो कही जाती है प्रभावी मांग का सिद्धांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी मांग का सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में बोली जा रही है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में बोली जा रही है। तो यहाँ जो सही कथन हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, बिल्कुल ये बात सही है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल सही है। और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं रहती, इस पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बिल्कुल ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये आपका दोनों स्टेटमेंट फॉलो करता है प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत को, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। बिल्कुल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कॉमर्शियल बैंक का जो कार्य होता है, यानी व्यावसायिक बैंक का जो कार्य होता है, वो क्या करता है, साख का सृजन करना। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लेकिन ये व्यावसायिक बैंक को ऋण कौन देता है, कौन लोन देता है, ये भारतीय बैंक देता है, यानी आरबीआई जो है, आरबीआई यानी 1 अप्रैल 1935 में जिसकी स्थापना की गई थी, ये पूरा कंट्रोल रखता है व्यावसायिक बैंक पर, यानी कॉमर्शियल बैंक पर, और उनको टाइम पर ऋण भी देता है, जिसके कारण ये आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 45, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, ये 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बिलीव होता है नहीं होता, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा चुका तो यही सब होंगे ना क्वेश्चन, क्या आएगा उसमें, बाहरी कुछ नहीं होंगे, सिर्फ आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इकोनॉमिक्स को आप लोग इतना भास्ट क्यों समझते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, लेकिन समझेंगे तभी इजी लगेगा। लेकिन अगर सोचेंगे कि मन में धारणा बना लिया आप लोग कि मैं इस तरह से समझना ही नहीं है, इकोनॉमिक्स भास्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा शांति मिजाज से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगा। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के बारे में बताया कि लोगों की आय अगर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो बजट रेखा बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, सॉरी लोगों की बचत बढ़ेगी तो उनकी देश की बजट रेखा बढ़ेगी। अब वहां क्या किया गया, उल्टा करके आपको पूछ दिया कि किसी वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो बजट रेखा क्या होगा। तो सही थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, अगर किसी वस्तु का कीमत घटेगा तो आदमी के पास पैसा बचेगा, उनका बचत बढ़ेगा, और मैंने आपको क्या बता दिया कि बजट अगर बढ़ेगा लोगों का तो बजट रेखा बढ़ेगा, यानी बजट बढ़ेगा, बजट सेट बढ़ेगा। तो वहां क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत में गिरावट होने से बजट सेट बढ़ रहा है, क्योंकि वस्तु की कीमत में गिरावट हो रही है तो आदमी के पास पैसा, यानी बचत बढ़ रहा है, बचत का बढ़ना ही क्या कहलाता है, बजट सेट का बढ़ना। लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बजट सेट बढ़ेगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन काफी इजी सब्जेक्ट है। अब देखिए 46 से क्या पूछा गया कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हाई जो मतलब एक तरह से उच्च शक्तिशाली, हाई स्ट्रांगली जो ये होते करेंसी होते हैं, वो होते करेंसी प्लस रिजर्व, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 48 47 मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है ब्लैंक्स, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, तो मुद्रा की पूर्ति में जो सम्मिलित होती है ना, वो क्या क्या होती है, मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, बिल्कुल ये होती है जमा, मांग जमा, ठीक है, बिल्कुल, यानी ए और बी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब 48 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर समक्ष रखा गया कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। एक मुद्रा की, जैसे कि भारतीय
मुद्रा है यानी रुपया, भारतीय मुद्रा है, भारतीय करेंसी है, ठीक है। उसके बाद भारतीय करेंसी को अगर नेपाल की करेंसी या फिर अदर देश की करेंसी के रूप में अगर उनका आकेंगे, उनका वैल्यू को मतलब वैल्यूएशन करेंगे, तो यहाँ क्या कहलाएगा, वहाँ क्या कहलाएगा, एक तरह से इनको क्या कहेंगे, एक तरह से इनको कहेंगे द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, और इनको विनिमय दर भी बोलेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट रहेंगे, ए और बी बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 आपका स्क्रीन पर, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। एक संतुलित बजट जो होता है ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो एक संतुलित बजट जो कहते हैं जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, जब व्यय और प्राप्तियां, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च या और प्राप्तियों का मतलब होता है इनकम, जब इनकम और खर्च बराबर होंगे तब एक संतुलित बजट का निर्माण होगा। यानी ना ही घाटा में जाएगा बजट, ना ही प्लस में जाएगा, बीचो जीरो में रहेगा, ना ही घाटा सहना पड़ेगा देश को, ना ही एक तरह से मतलब फायदा होगा, ठीक है। यानी एक तरह से न्यूट्रल रहेगा, बैलेंस में रहेगा। 40-50 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है, जबकि आधार वर्ष के में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, तो इस स्थिति में अपसफीतिक जो होगी वो कितना होगी। 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस स्थिति में जो अपसफीतिक हो जाएगी वो 200%, कितना 200% हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना। यहाँ तो आप देख लें कि कितने सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक